हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्रेयसेट क्लासेस। बिजनेस में हमारा एक चैप्टर चल रहा है। चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इधर देखेंगे, इस फाइनेंशियल मैनेजमेंट के चैप्टर में पहले हमने पढ़ा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मीनिंग, ऑब्जेक्टिव और इंपॉर्टेंस। फिर हमने पढ़ा फाइनेंशियल प्लानिंग का मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंस। फिर हमने पढ़े फाइनेंशियल डिसीजन। तीन तरह के थे, फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन और ये दोनों हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज हम करेंगे डिविडेंड डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन का मतलब मैं बता रहा हूं, सिर्फ आप सुनेंगे। फाइनेंसिंग डिसीजन का मतलब हमने पढ़ा था कि हमें जो फंड्स चाहिए उनमें से कितना पैसा हम डेब्ट से रेज करेंगे और कितना पैसा हम इक्विटी से रेज करेंगे। दोनों में डिफरेंस था ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट एंड रिस्क। फिर हमने उसके कुछ फैक्टर्स पढ़े कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो फाइनेंसिंग डिसीजन को इफेक्ट करते हैं। फिर हमने पढ़ा इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या होता है। ये था कि जो पैसा आपने अरेंज किया, चाहे डेब्ट से आया हो चाहे इक्विटी से आया हो, उसको इन्वेस्ट कहाँ करना है। देखो बड़ा लॉजिकल है, जो आपको पैसा चाहिए था, कुछ पैसा आपने अपना लगा दिया, कुछ लोन ले लिया। अब ये जो पैसा आया, इस पैसे को आप कहीं पे इन्वेस्ट करेंगे। इन्वेस्ट करने की जो बात आई वो दो जगह हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। फिर हमने इन दोनों का मीनिंग पढ़ा। जब आप फिक्स्ड एसेट में पैसा लगाते हैं उसे लॉन्ग टर्म बोलते हैं, करंट एसेट में लगाते हैं तो उसे शॉर्ट टर्म बोलते हैं। फिर हमने इसके फैक्टर्स पढ़े। इसके क्या पढ़े हमने? फैक्टर अफेक्टिंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ठीक है, इसको हम कैपिटल बजटिंग डिसीजन के नाम से भी जानते हैं और मैनेजमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल के नाम से भी जानते हैं। इसके तीन फैक्टर्स थे सिर्फ। फिर हमने पढ़ा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इसके फैक्टर्स नहीं थे। अब जब आपने पैसा इन्वेस्ट कर दिया लॉन्ग टर्म में भी और शॉर्ट टर्म में भी, तो आप अर्निंग करेंगे। ऑब्वियसली इन्वेस्ट करके हमारा मोटिव क्या होता है? इन्वेस्ट करके प्रॉफिट कमाया जाए। जो प्रॉफिट कमाया उसको हम कुछ पोर्शन को अपने पास होल्ड करेंगे रिटेन्ड अर्निंग के फॉर्म में, और कुछ प्रॉफिट हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो जितना हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उसको हम बोलते हैं डिविडेंड। डिविडेंड। अब इन्होंने इंट्रोडक्शन बताया डिविडेंड का। कहते हैं द वर्ड डिविडेंड इज डेराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड डिविडेंडम। लैटिन वर्ड है डिविडेंडम, उसे सही करें। इट इज डेराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड डिविडेंडम। आखिरी में लिखिए DUM। लिखा नहीं है, लिखा हुआ है। चलो, जिन बच्चों ने एडिट नहीं किया हुआ प्लीज वो नोट्स में एडिट कर ले अपने। फ्रॉम लैटिन वर्ड डिविडेंडम व्हिच मींस अ थिंग टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, जिसका मतलब क्या होता है? एक ऐसी चीज जो हमने डिस्ट्रीब्यूट करनी है। आगे चलते हैं। डिविडेंड इज बेसिकली द शेयर ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग शेयर होल्डर। ये वो प्रॉफिट है जो हमने शेयर होल्डर को बांट दिया, उसको डिविडेंड बोलते हैं। अब कहते हैं डिविडेंड डिसीजन का मतलब क्या है। यहां तो बताया डिविडेंड क्या होता है। अब शेयर ऑफ प्रॉफिट व्हिच इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर इज नोन एज डिविडेंड। डिविडेंड का मतलब आ गया। अब कह रहे डिविडेंड डिसीजन क्या है। डिविडेंड डिसीजन का मतलब होता है जो प्रॉफिट था उस प्रॉफिट का कितना पोर्शन डिस्ट्रीब्यूट करना है और कितना पोर्शन रिटेन करना है। इस डिसीजन को बोलते हैं डिविडेंड डिसीजन। देखो क्या लिखते हैं, डिविडेंड डिसीजन रिलेट्स टू हाउ मच ऑफ द प्रॉफिट अर्न्ड बाय द कंपनी इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर एज डिविडेंड एंड हाउ मच ऑफ इट शुड बी रिटेन्ड इन द बिजनेस। जो प्रॉफिट कमाया उसमें से कितना तो होल्ड करके रखना है और कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है शेयर होल्डर को, उसको हम बोलते हैं डिविडेंड डिसीजन। क्लियर हो गई बात। इसके बाद टॉपिक आता है ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं डिविडेंड डिसीजन को। कैसे डिसीजन को इफेक्ट करे कि हमारे प्रॉफिट का कितना पोर्शन हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। कभी ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कभी कम। उसको इफेक्ट करने वाले कुछ फैक्टर। पहला फैक्टर लिखा है अमाउंट ऑफ अर्निंग। बेटा एक बात बताएं, अगर किसी बिजनेस की अर्निंग ज्यादा है तो डिविडेंड ज्यादा बांटना चाहिए या कम? क्यों? क्योंकि डिविडेंड जो है ना वो प्रॉफिट में से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, चाहे वो करंट प्रॉफिट हो चाहे वो पास्ट प्रॉफिट हो। साइलेंट कर दिया। डिविडेंड्स आर पेड आउट ऑफ current or past earning, therefore earning is a major determinant of डिविडेंड डिसीजन। कह रहे डिविडेंड हमेशा
अर्निंग में से बांटा जाता है, चाहे वो पास्ट अर्निंग हो चाहे वो करंट अर्निंग हो। देयरफॉर अर्निंग इज मेजर डिटर्मिनेंट ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड का एक मेजर पोर्शन कहां से पता लगता है कि अर्निंग कितनी है। अगर अर्निंग ज्यादा डिविडेंड ज्यादा, अर्निंग कम तो डिविडेंड। पहला फैक्टर अमाउंट ऑफ अर्निंग, कोई प्रॉब्लम? तो हम यहां लिख देते हैं पहला फैक्टर अमाउंट ऑफ अर्निंग्स। दूसरा फैक्टर हमारे पास है स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग। ध्यान से समझना बेटा, स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग। अगर आपके बिजनेस में जो अर्निंग है वो स्टेबल है, यानी कि इस साल अगर आपने 5 लाख कमाए तो आप अगले साल भी 5 लाख कमाने वाले हैं, फिर 5 लाख, फिर 5 लाख, फिर 5 लाख। अगर आपकी अर्निंग स्टेबल है तो आप अर्निंग का ज्यादा पोर्शन डिविडेंड में बांट सकते हैं या कम बांटेंगे? समझना, आपकी अर्निंग जो है 5 लाख 5 लाख 5 लाख, हर साल 5 लाख है, तो अब ये जो अर्निंग है इस अर्निंग में से कुछ डिविडेंड बढ़ता है, कुछ होल्ड करता है। अगर अर्निंग मेरी स्टेबल है हर साल तो मैं डिविडेंड ज्यादा बांट सकता हूं। 5 लाख में से ज्यादा का मतलब यह है कि जितना पॉसिबल हो ज्यादा बांट सकता हूं या नहीं बांट सकता। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि अगले साल भी मैं इतना कमाने ही वाला हूं, तो अगर मैं इसमें से 3 लाख बांट दूं तो मुझे पता है अगले साल फिर 5 लाख आने ही वाले हैं मेरे पास। समझ रहे हैं? पर अगर कोई ऐसा बिजनेस हो जिसकी अर्निंग कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम, फिर डिविडेंड कम बांटना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता अगले साल आप कितना कमाने वाले हैं। समझ रहे हो बात को? तो देखो क्या लिखते हैं, अ कंपनी हैविंग स्टेबल अर्निंग कैन डिक्लेयर हायर डिविडेंड व्हाइल अ कंपनी हैविंग अनस्टेबल अर्निंग इज लाइकली टू पे स्मॉलर डिविडेंड। जिसकी अनस्टेबल अर्निंग है वो डिविडेंड कितना बांटेगी? कम। आगे चलते हैं। थर्ड पॉइंट है स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। बेटा ध्यान से समझना, कुछ कंपनी पॉलिसी फॉलो करती है। क्या पॉलिसी? कि हम डिविडेंड स्टेबल देंगे, हर साल 10%, 15% या 20% ऐसा डिविडेंड उन्होंने फिक्स कर दिया। जितनी अर्निंग होगी उसके 10%, 20%। ये अगर कंपनी अगले साल इसकी अर्निंग बढ़ जाती है तो क्या इसे डिविडेंड बढ़ाना चाहिए या नहीं बढ़ाना चाहिए? समझो, पॉइंट समझना। एक कंपनी अर्निंग कर रही है 10 लाख, फिर 10 लाख, फिर उसने अगले साल कमा लिए 12 लाख। ठीक है, इसकी एक पॉलिसी थी कि डिविडेंड पे कर रहा है 10%, 10%। यहां पे जैसे 10% आया इसका 1 लाख, 1 लाख, यहां पे भी 10% 1,20,000 ही दे या 1 लाख दे? 1 लाख 10% ही दे। बेटा एक बात बताए, अगर मैंने 1,20 दे दिया तो क्या शेयर होल्डर को आदत नहीं पड़ जाएगी कि 1,20 ही लेंगे वो? सोचो, अब मेरी अर्निंग इस साल बढ़ी है तो मुझे डिविडेंड 1 लाख ही देना चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरी अर्निंग इस साल बढ़ी है। अगर मेरी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाए, क्या बढ़ जाए? अर्निंग कैपेसिटी, कि मैं अब हर साल 12 लाख कमाने वाला हूं, फिर तो आप 1,20। एक साल की अर्निंग बढ़ने से डिविडेंड नहीं बढ़ाना चाहिए। वो किसी भी रीजन की वजह से बढ़ सकती है। इस साल कोई लॉटरी लग गई आपकी, एक महीने कुछ एक्स्ट्रा डिमांड आ गई ड्यू टू फेस्टिवल सीजन और एनीथिंग, उस साल डिविडेंड बढ़ाना नहीं चाहिए। देखो क्या लिखते हैं, मेनी कंपनी फॉलो अ पॉलिसी ऑफ फिक्स डिविडेंड पर शेयर। उन्होंने पर शेयर में फिक्स डिविडेंड पॉलिसी फॉलो करते हैं। द इंक्रीज इन डिविडेंड इज मेड ओनली व्हेन अर्निंग पोटेंशियल इंक्रीजेस एंड नॉट जस्ट द अर्निंग ऑफ करंट ईयर इंक्रीजेस। कह रहे अगर अर्निंग पोटेंशियल बढ़ेगा तब डिविडेंड बढ़ाना, अगर करंट ईयर की अर्निंग बढ़ रही है उस साल डिविडेंड नहीं बढ़ाना। समझ आ गई बात? फोर्थ पॉइंट, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। बेटा एक बात बताएं आप सोच के कि अगर आपके बिजनेस में आपके पास ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है तो क्या आपको डिविडेंड बढ़ाना चाहिए? डिविडेंड ज्यादा देना चाहिए या कम देना चाहिए? कम देना चाहिए। क्यों? क्योंकि भैया दूसरे सेक्टर में तो पैसा लगेगा ना। जहां पे ग्रोथ का ऑप्शन मिला आपको, लाइक एग्जांपल सुनना, रिलायंस ने इस साल जियो जैसा एक और प्लांट लॉन्च करना है, या फिर उसने 5G सेगमेंट में इस साल एंट्री लेनी है। 5G सेक्टर में क्या करना है, नए प्लांट्स लेआउट करके उसमें एंट्री करनी है।
इस साल डिविडेंड ज्यादा बांटना चाहिए कम बांटना चाहिए? कम। क्यों? क्योंकि जब 5G सेक्टर में आएगा तो वहां इन्वेस्टमेंट चाहिए, उस इन्वेस्टमेंट के लिए क्या करे, जो पिछली अर्निंग है उसको अपने पास रख के नए प्रोजेक्ट में लगा ले और शेयर होल्डर को बता दे कि भैया हम डिविडेंड नहीं दे रहे या कम दे रहे हैं बिकॉज वी आर गोइंग टू एंटर इन अ 5G सेक्टर, जिससे हमें आने वाले साल में प्रॉफिट बढ़ेंगे और अगले साल डिविडेंड ज्यादा दे देंगे। ऐसी कह तो सकती है कंपनी, अगले साल जो होगा तब की तब देखेंगे, फिलहाल इस साल वो डिविडेंड कम देगी बिकॉज इट इज हैविंग अ ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है तो इसलिए कम देंगे। और अगर जिस कंपनी के पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटी नहीं होती तो क्या कहते हैं, ज्यादा डिविडेंड दे दो, क्योंकि शेयर होल्डर को या तो प्रॉफिट चाहिए या फिर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी के जहां पे उसका पैसा आने वाले सालों में बढ़ सके। समझ आ गई बात? पढ़ते हैं। कंपनी हैविंग गुड ग्रोथ अपॉर्चुनिटी आर लाइकली टू पे लेस डिविडेंड, कह रहे जिनके पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है उन्हें कम डिविडेंड देना है, एंड रिटेन मोर प्रॉफिट टू इन्वेस्ट इन अ प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट, वो ज्यादा होल्ड करते हैं जिससे कि प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट में लगा सके। ऑन द अदर हैंड नॉन ग्रोथ कंपनी कैन पे हायर डिविडेंड, वो ज्यादा डिविडेंड दे सकते हैं। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट, कैश फ्लो पोजीशन। बेटा ध्यान से समझेंगे इस चीज को। कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जो प्रॉफिटेबल तो है पर उसके पास कैश की शॉर्टेज है, प्रॉफिटेबल तो है बट कैश की मतलब उधार में ज्यादा सेल हो चुकी है, अभी कैश आना बाकी है, अभी नहीं है कैश, तो अगर कैश की शॉर्टेज है क्या उसे डिविडेंड देना चाहिए? क्यों? क्योंकि डिविडेंड में क्या होगा, कैश आउटफ्लो, कैश का आउटफ्लो होगा और कैश है नहीं, तो इसलिए डिविडेंड बांटना नहीं चाहिए ऐसी कंपनी को, रादर बोनस दे दें, शेयर्स बढ़ा दो उनके, तो प्रॉफिट तो अल्टीमेटली उनके पास इनडायरेक्टली पहुंच ही गया ना। तो देखो क्या लिखते हैं, पेमेंट ऑफ डिविडेंड इन्वॉल्व आउटफ्लो ऑफ कैश। क्या लिखा है? पेमेंट ऑफ डिविडेंड इन्वॉल्व आउटफ्लो ऑफ कैश, कंपनी may be earning profit but may be short of cash, availability of enough cash in the company is necessary for distribution of dividend, डिविडेंड देने के लिए कैश का होना जरूरी है, therefore company should pay lesser dividend when it is short of cash, कैश की कमी हो तो डिविडेंड कम देना चाहिए। मैंने बीच में एक बात बोली, शायद बच्चे इस पे कमेंट कर सकते हैं बाद में अगर YouTube पे आती है वीडियो, बच्चे देखते हैं, अगर कहते सर आपने कह दिया सर बोनस दे देना, भाई अगर आपके पास कैश की कमी है बोनस दे देना, बच्चे कहेंगे सर बोनस में भी तो कैश जाएगा, बोनस शेयर में क्या होता है, जिसके पास जितने शेयर है उसके नंबर ऑफ शेयर का काउंट बढ़ा देंगे, जिसके पास 10 शेयर है 10 पे 1 का बोनस दे दो, 10 पे 1 का बोनस दे दो, जिसके पास 1000 शेयर है उसे 100 शेयर और मिल जाएंगे, कंपनी का आउटफ्लो नहीं होगा उसमें, बस शेयर होल्डिंग बढ़ जाएगी शेयर होल्डर की, वो जो एक्स्ट्रा बोनस शेयर मिले हैं उसे मार्केट में बेच के पैसा ले ले, तो अल्टीमेटली तो फायदा पैसा उसके पास पहुंच रहा है बट कंपनी के पास से कैश का आउटफ्लो नहीं हो रहा। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज द टैक्सेशन पॉलिसी, जो लास्ट पॉइंट है हमारा। बेटा टैक्सेशन पॉलिसी का मतलब समझना, अगर कंपनी डिविडेंड बांट रही है तो जितना डिविडेंड वो बांटती है, डिविडेंड का मतलब प्रॉफिट, और जब प्रॉफिट बढ़ता है हमारे यहाँ पे टैक्स डिडक्ट होता है, जिसको हम टीडीएस के नाम से जाना जाता है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। यहाँ पे डिविडेंड के ऊपर जो टैक्स लगता है उसको टैक्स टीडीएस नहीं बोलते, उसको बोलते हैं डीडीटी, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, डीडीटी के नाम से जानते हैं उसे। कह रहे अगर इंडिया में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स यानी डिविडेंड पे टैक्स ज्यादा है तो डिविडेंड बांटना चाहिए या नहीं बांटना चाहिए? बोनस दे देना चाहिए। बोनस दे दो, क्योंकि डिविडेंड में क्या होगा, जितना डिविडेंड मान लो तुम 1 लाख का डिविडेंड बांट रहे हो उसमें से 30,000 रुपए तो सरकार को चले जाएंगे, यानी कि शेयर होल्डर को 70,000 ही मिलेंगे, फिर नुकसान है ना बिना मतलब का 30,000 का, तो डिविडेंड कम देना चाहिए। देखो क्या लिखते हैं, अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स इज लिवाइड ऑन कंपनी, कह रहे कंपनी पे डिविडेंड पे डिस्ट्रीब्यूशन पे टैक्स लगता है, सो इफ टैक्स रेट ऑन डिविडेंड इज हायर अ कंपनी जनरली डिक्लेयर लेस डिविडेंड, तो उसे डिविडेंड कम देना चाहिए। इज इट ओके? तो हमारे यहाँ पे तीनों डिसीजन खत्म हो गए, होपफुली ये तीनों डिसीजन आपको समझ आए होंगे। इस चैप्टर में अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 3 टॉपिक बचते हैं जो कि हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए बाय।